हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने खूबसूरत से प्लेटफॉर्म A4S हब पे। और आज हम लेके आ गए हैं संकल्प सीरीज में इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का लेक्चर। किसका लेक्चर? इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का वन शॉट लेके हम आ गए हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि फिजिक्स के वन शॉट्स आते रहेंगे, तो फिजिक्स के वन शॉट में आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। अब बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि आपके पास जो चैप्टर है यानी जो यूनिट है उसका नाम है क्या? इलेक्ट्रोस्टैट्स। क्या है? इलेक्ट्रोस्टैट्स। तो इसमें हमें दो चैप्टर्स पढ़ने होते हैं। कौन कौन से? एक तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, और आपको एक पढ़ना होता है क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। क्या पढ़ना होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये हमें पढ़ना होता है। दो चीज़ें हमें पढ़नी होती है, एक तो चार्जेस एंड फील्ड्स पढ़ना होता है और एक हमें पढ़ना होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो इस लेक्चर में हम कवर कर रहे होंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। मैं दोनों को साथ में भी पढ़ा सकता था, लेकिन अगर दोनों को साथ में पढ़ा रहा होता तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिस हो जाती और लास्ट में लेक्चर भी लंबा हो जाता, तो आप भी चीज़ें उतना ग्रैस्प ना कर पाते। तो इसीलिए मैं दोनों को अलग अलग पढ़ा रहा हूँ, और दोनों को अलग अलग समझोगे तो लेक्चर छोटे छोटे बनेंगे और आपको चीज़ें समझ में भी आसानी से आ जाएंगी। तो आज हम पढ़ने वाले इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। आप हमको देख रहे हो A4S हब NDA के चैनल पे, और आप भी NDA की तैयारी जम के कर रहे होगे, और हम भी आपके साथ लगे हुए हैं। संकल्प सीरीज़ में ये लेक्चर्स आ रहे हैं, और अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताना कि सर लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं और हमारी मेहनत काम में जा रही है। चलो बच्चों, तो आज स्टार्ट करने वाले हैं क्या? इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। अब ज़्यादा बातें ना करते हुए हमें अपने गोल की तरफ ध्यान रखना है कि हमारा गोल क्या है। ठीक है, हमारा गोल है NDA क्रैक करना, तो वो ज़रूर क्रैक करेंगे। लेकिन अभी हमें क्या करना है? अभी हमें पढ़ाई करनी है और बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है। तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या है? सबसे पहली चीज़ है हमारे पास चार्जेस। क्या है? चार्जेस। अब चार्जेस क्या होते हैं भैया? ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि चार्जेस क्या है, तो सबसे पहली चीज़ चार्जेस जो होते हैं, तो इसके लिए मैं बच्चों को बताता हूं कि चार्जेस जो होते हैं वो होते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। क्या होते हैं? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ठीक है, ये होते हैं, एक सेकेंड, सबसे पहले जो आपके पास चार्जेस होते हैं ये होते हैं भैया इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इसका मतलब है कि जो चार्जेस हैं ये मैटर के, एटम्स के, इसके सबके क्या अंदर की प्रॉपर्टी होते हैं। यानी चार्जेस को आप बाहर से एड ऑन नहीं कर सकते हो। चार्जेस अपने आप में एक दूसरे में ट्रांसफर हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि चार्जेस आपने क्रिएट कर दिया। ठीक है, आप क्रिएट नहीं कर सकते हो। जो चार्जेस हैं वो मैटर के अंदर की प्रॉपर्टी यानी उनके आत्मा की प्रॉपर्टी है। वो प्रॉपर्टी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, कहीं कहीं पे शो होती है, कहीं कहीं पे शो नहीं होती है। तो उसी चीज़ को कहते हैं कि जो चार्जेस हैं वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। दो चीज़ें, दो प्रॉपर्टीज होती है, एक एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है और एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। तो एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टीज वो होती हैं जो हम देते हैं किसी को, ठीक है, और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज वो होती हैं जो उनके अंदर पहले से मौजूद होती हैं। तो ये चार्ज क्या है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है मैटर की। ठीक है, और चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? चार्ज आपकी एक स्केलर क्वांटिटी होती है। जैसे आपको पता ही होगा कि चार्ज दो तरीके की क्वांटिटीज होती है, स्केलर और वेक्टर। तो ये जो चार्ज है स्केलर है, यानी अगर हमारे पास तीन चार्जेस हैं, +5 कूलम, ठीक है, +2 कूलम, -3 कूलम, तो इनको सिंपली आप ऐड कर सकते हो। 5, 2, -3, क्या कर सकते हो? -3 कूलम, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 4 कूलम इसका आंसर आ जाएगा। तो चार्जेस स्केलर क्वांटिटीज होती हैं। और हमारे पास जो चार्जेस की यूनिट्स होती हैं वो क्या होती है? वो होती है कूलाम। ये इसकी क्या है? SI यूनिट है। क्या है भैया? चार्ज की SI यूनिट जो है वो है कूलाम। ठीक है, क्या है? चार्ज की SI यूनिट कूलाम है। अब दो तरीके के चार्जेस होते हैं आपके पास। कितने तरीके के चार्जेस होते हैं? 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस होते हैं। एक तो आपके पास क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। और दूसरा हमारे पास क्या होता है भैया? दूसरा हमारे पास होता है नेगेटिव चार्ज होता है। क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। एक तो पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, क्या करते हैं?
लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। यानी कि अगर आपके पास पॉजिटिव पॉजिटिव है तो रिपल्सन होगा, क्या होगा, रिपेल करेंगे। नेगेटिव नेगेटिव है तो ये भी क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। लेकिन वही चीज अगर मान लो पॉजिटिव नेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव है, तो ये क्या करेंगे, ये अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे भैया, ये अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। यही बात है कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये बातें हैं चार्जेस के बारे में। अब एक चीज हमारे पास और आती है, क्या आती है, वो होती है मेथड ऑफ चार्जिंग। ठीक है, क्या होती है, मेथड ऑफ चार्जिंग, यानी चार्ज आते कैसे हैं। तो अगर मैं बात करूं मेथड ऑफ चार्जिंग, तो रबिंग से, फ्रिक्शन से, इनसे हम चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी चार्ज प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन चार्ज हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, हम चार्जेस को एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे केवल ट्रांसफर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। बी कैन ओनली, यहां पे लिख सकता हूं, बी कैन ओनली ट्रांसफर चार्जेस फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। अब यहां पे अगर मैं थोड़ा बात करूं तो मैंने कहा कि मान लो आपके पास कोई एक एटम है, क्या है, एटम है, यहां पे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, क्या है, पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस है। यहां पे पहले जो हमारे पास एटम होता है, ठीक है, क्या होता है, एटम होता है। जो एटम होता है आपके पास वो क्या होता है, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इसका मतलब कि हमारे पास जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, क्या है, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हमारे पास अगर कोई एटम है तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, यानी कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहां पे इस एटम पे कोई नेट चार्ज नहीं होता है। क्या, कोई नेट चार्ज नहीं होता है, नो नेट चार्ज, यानी इस पे कोई भी नेट चार्ज नहीं है। पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस इसके अंदर हैं, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाएगा तो ये न्यूट्रल एटम है, यानी जितने पॉजिटिव चार्जेस होंगे उतने ही नेगेटिव चार्जेस होंगे, एक दूसरे को दोनों बैलेंस कर देंगे। तो यहां पे कोई नो नेट चार्ज, यानी कोई नेट चार्ज नहीं है, ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है। लेकिन अब क्या हो, मान लो यहां पे हमारे पास, मैंने मान लिया, मतलब केवल मान लिया है भाई कि यहां पे हमारे पास 10 प्रोटॉन थे और कितने थे, 10 इलेक्ट्रॉन थे। तो जितना 10 प्रोटॉन था 10 इलेक्ट्रॉन था। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, -1.6 इंटू 10⁻19। इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ठीक है, इतना चार्ज होता है। प्रोटॉन पे इतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जितना प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज था उतना ही इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज था। तो दोनों एक दूसरे को क्या कर दे रहे हैं, बैलेंस कर दे रहे हैं, यानी कैंसिल कर दे रहे हैं। मैंने कहा क्या, मैंने कहा सबसे पहले केस में क्या किया, इस पे मैंने 2 इलेक्ट्रॉन और दे दिए। क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन और दे दिए। अब अगर 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे दे दिए तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो भैया 10 प्रोटॉन ही रहे, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने बढ़ गए, इलेक्ट्रॉन तो आपके पास 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। क्या हो गए, 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब मैंने जब इलेक्ट्रॉन दे दिया, यहां पे क्या किया, मैंने जब इलेक्ट्रॉन दे दिया तो यहां पे प्रोटॉन तो 10 ही रहे, लेकिन इलेक्ट्रॉन 12 हो गए। अब इलेक्ट्रॉन 12 हो गए, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो भैया इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, इस पे आपके पास आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो यहां पे जब हमने इस एटम को इलेक्ट्रॉन दे दिए तो यहां पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। लेकिन दूसरे केस में क्या होता, अगर मैं ये करता कि यहां से मैं 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लेता, क्या करता, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लेता। अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लेता तो यहां पे प्रोटॉन तो आपके पास कितने रहते, 10 प्रोटॉन ही रहते। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते, इलेक्ट्रॉन आपके पास हो जाते 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि स्टार्टिंग में तो 10 थे ना, 2 अगर निकाल लेता तो हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन बच जाते। यहां पे नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या ज्यादा हो जाता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। नंबर ऑफ प्रोटॉन आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो जाता। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो जाता, यानी कि इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता, इसके ऊपर आ जाता पॉजिटिव चार्ज। क्या आ जाता भैया, इसके ऊपर आ जाता पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है, तो नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज ऐसे आता है। जब हम रब करते हैं, फ्रिक्शन करते हैं, किसी 2 बॉडीज को रब करते हैं तो उनके बीच में चार्जेस का ट्रांसफर हो जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो जाता है, तो उस पर नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये है हमारे पास क्या, मेथड ऑफ चार्जिंग। क्या है, मेथड ऑफ चार्जिंग। और 2 चीजें हमारे पास और होती है। क्या होती है वो 2 चीजें, तो हमारे पास सबसे पहली चीज होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में ही है, सबसे पहले चीज होती है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है भैया, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आपको सिंपली यही कहता है, क्या कहता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है कि चार्जेस कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। क्या कहते हैं कि चार्जेस कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड
यहां पे लिख सकते हैं बट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। क्या कर सकते हैं? फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। ना चार्जेस को भैया आप क्रिएट नहीं कर सकते हो, चार्जेस को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो, बट चार्जेस को क्या कर सकते हो? एक बॉडी से दूसरे बॉडी में आप ट्रांसफर कर सकते हो। तो ये हमारे पास क्या होता है? ये हमारे पास होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या होता है भैया? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब इसके बाद हमारे पास एक चीज आता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या आता है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है भैया? तो अगर मैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बात करूं, ठीक है, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मतलब होता है कि चार्ज जो होती है वो क्वांटाइज्ड फॉर्म में होता है। क्या होता है? क्वांटाइज्ड फॉर्म में होते हैं। अगर मैं बात करूं किसकी? फंडामेंटल चार्ज की। किसकी? फंडामेंटल चार्ज की। अगर मैं बात करूं फंडामेंटल चार्ज की, तो फंडामेंटल चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। यानी ये क्या है? ये स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टिंग चार्ज है। क्या है? एग्जिस्टिंग चार्ज। इसका मतलब कि सबसे छोटा चार्ज जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है यूनिवर्स में, वो क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, जो कि होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। मैंने कहा सही है। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है? मैंने कहा कि मान लो हमारे पास एक बॉडी है। क्या है? ये बॉडी है, और इस पे हमें कोई चार्ज देना है। मान लो कितना चार्ज देना है? 8 इंटू 10⁻⁸ कूलम। कितना चार्ज देना है? 8 इंटू 10⁻⁸ कूलम चार्ज इस पे देना है। अब हमें चार्ज देना है तो इस पे चार्ज कहीं से लेके आना पड़ेगा। मैंने कहा कि एक इंसान है, ये मान लो एक इंसान है, और ये क्या करके दुकान खोल के बैठा हुआ है। क्या खोल के बैठा हुआ है? दुकान खोल के बैठा हुआ है, और ये चार्जेस बेच रहा है। क्या बेच रहा है? चार्ज बेच रहा है। मैंने कहा अगर चार्ज बेच रहा है, लेकिन इसके पास कंडीशन ये है कि इसके पास जो चार्जेस है वो पैकेट्स के फॉर्म में। मान लो ऐसे चार्जेस पैकेट्स के फॉर्म में रखे हुए। इसके पास चार्जेस क्या है? पैकेट्स के फॉर्म में। अब अगर भैया चार्जेस इसके पास पैकेट्स के फॉर्म में, और हर पैकेट पे कितना चार्ज है? 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। मैंने कहा कि इसके पास चार्जेस पैकेट्स के फॉर्म में है। अब मैं जाऊंगा इसके पास, मैंने कहा कि मुझे भैया चार्ज चाहिए 8 इंटू 10⁻⁸ कूलम। मैंने क्या बोला? मुझे चार्ज चाहिए 8 इंटू 10⁻⁸ कूलम। तो ये कहेगा दे दूंगा। ठीक है भैया, मैंने कहा ये कहेगा मैं दे दूंगा। कितना चार्ज चाहिए? 8 इंटू 10⁻⁸ कूलम। मैंने कहा ये चार्ज हमें चाहिए, ये चार्ज हमें चाहिए, और ये कहेगा ठीक है भैया दे दूंगा। हमारे पास पैकेट्स बने हुए, वो पैकेट्स उठा उठा के रखने लगेगा और जोड़ने लगेगा कितना चार्ज हो रहा है, कितना चार्ज हो रहा है। जब 8 इंटू 10⁻⁸ कूलम चार्ज हो जाएगा तो पैकेट्स रखना बंद कर देगा, उतना पैकेट मुझे दे देगा। लेकिन अब ऐसे तो भाई जोड़ना बहुत है, ठीक है। तो इसने कहा कि मान लो मैंने n पैकेट उठाया। कितने पैकेट उठाया? n पैकेट, और हर पैकेट पे कितना चार्ज है? 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। कितना चार्ज है? 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। और कह रहा है कि कितना चार्ज तुम्हें चाहिए? तो हमें चाहिए 8 इंटू 10⁻⁸ कूलम। ठीक है, तो यहां से n यानी कितने पैकेट्स लगेंगे उसकी वैल्यू आ जाएगी। कैसे आएगी? 8 इंटू 10⁻⁸ अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁹। मैंने कहा सही है। यहां से भैया क्या हो जाएगा? ये हमारे पास हो जाएगा 5। क्या हो जाएगा? 5, और ये हो जाएगा 5 इंटू 10, यानी कि कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भैया? ये हमारे पास 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा, यानी 50 पैकेट्स, यानी लिख सकते हो 50 इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे। ठीक है, 50 पैकेट्स निकाल के देगा। लेकिन क्या होता अगर ये जो पैकेट्स की वैल्यू आई है ये कुछ ऐसे आ जाती 50.1, कितनी आ जाती? 50.1 आ जाती, 50.3 आ जाती, कुछ ऐसे आ जाता। तो भैया इसके पास पैकेट्स तो 50 पैकेट होंगे या 51 पैकेट होंगे, उनके बीच के पैकेट्स तो होंगे नहीं, यानी ऐसा तो है नहीं कि पैकेट को काट देगा। तो इसका मतलब यह है कि अगर कोई ऐसा चार्ज होता, मान लो 8.1 इंटू 10⁻⁸ कूलम, मान लो ऐसा कोई चार्ज होता, तो भैया वहां पे पैकेट्स की वैल्यू कितनी? 50.1, 50.2, 50.3 ऐसे कुछ आता। तो पैकेट्स, उतने पैकेट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, यानी या तो हो सकता है 50 पैकेट एग्जिस्ट करे, या तो हो सकता है 51 पैकेट एग्जिस्ट करे। अब 50.1, 50.2 तो ऐसा एग्जिस्ट नहीं करे, तो ये नंबर ऑफ चार्ज आप नहीं दे सकते हो। क्या? ये चार्ज किसी भी बॉडी पे नहीं दे सकते हो। अगर ये चार्ज आप किसी भी बॉडी पे नहीं दे सकते हो, इसका मतलब ये चार्ज एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो वही चीज हमारे पास क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता है कि यहां पे जैसा मैंने Q लिया, ठीक है, Q लिया, ये चार्ज हमें देना था बॉडी पे, तो Q इज इक्वल टू आपके पास होता है क्या? यहां पे N है, N इंटू E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। क्या होता है? Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE, यही हमारे पास होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या होता है भैया? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब इसके बाद हमारे पास आता है कूलम्स लॉ। क्या आता है भैया? कूलम्स लॉ। अब कूलम्स लॉ पढ़ेंगे। कूलम्स लॉ इजी है, ठीक है, कूलम्स लॉ बहुत सही है। चलो देखते हैं। देखो,
अब हम पढ़ने जा रहे हैं कूलम्स लॉ। क्या पढ़ने जा रहे हैं? कूलम्स लॉ पढ़ने जा रहे हैं। तो मैंने कहा पढ़ लेंगे ये भी आराम से। कैसे? मैंने कहा कि अभी तक हमने पढ़ा कि जो लाइक चार्जेस होते हैं क्या होते हैं? लाइक चार्जेस वो क्या करते हैं? वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और जो आपके पास अनलाइक चार्जेस होते हैं क्या होते हैं? अनलाइक चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं? वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। लाइक चार्जेस अगर रिपेल कर रहे हैं, अनलाइक चार्जेस अगर अट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी कि चार्जेस के बीच में क्या हो रहा है? चार्जेस के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? इंटरेक्शन हो रहा है। अगर चार्जेस के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, चार्जेस इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो भैया मान लो यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे भी एक पॉजिटिव चार्ज है, ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा, यानी इस पे इसको दूर भगाना चाहेगा। अगर दूर भगाना चाहेगा तो कुछ ना कुछ फोर्स तो लगाएगा। क्या लगाएगा? कुछ ना कुछ यहां पे फोर्स लगाएगा। जैसे कि ये देखो, ये दोनों लड़कियां एक दूसरे को मार रही है, ठीक है? क्या कर रही है? एक दूसरे को मार रही है, तो एक दूसरे पे फोर्स लगा रही है कि नहीं लगा रही है, ठीक? और ये चार्ज भी इसको दूर भगाना चाहेगा, तो इस पे भी कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगा। तो इस फोर्स की वैल्यू क्या होगी? इस फोर्स की वैल्यू क्या होगी? वो हमें मिलता है कहां से? वो हमें मिलता है कूलम्स लॉ से। कहां से? कूलम्स लॉ से मिलती है उस फोर्स की वैल्यू, ठीक है? क्या मिलती है? उस फोर्स की वैल्यू हमें कूलम्स लॉ से मिलती है। तो कूलम्स लॉ कहता है कि मान लो हमारे पास एक Q1 चार्ज है। क्या है? एक Q1 चार्ज है और एक Q2 चार्ज है। इनके सेंटर टू सेंटर, मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनते रहना मेरे सारे वर्ड्स को, सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है वो आपके पास क्या दे रखा है? R दे रखा है। क्या दे रखा है? R दे रखा है। तो इनके बीच में जो फोर्स होगा वो क्या होगा? वो होगा K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। क्या होगा? फोर्स की वैल्यू होगी K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। K हमारे पास कांस्टेंट होता है। क्या होता है हमारे पास? K होता है कांस्टेंट। इसको मैं आगे बताने वाला हूं, ठीक है? Q1 Q2 आपके पास चार्ज है। R क्या होता है हमारे पास? सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। क्या होता है? R हमारे पास होता है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। अब ये हमारे पास होता है कूलम्स लॉ। लेकिन अगर इसको थोड़ा मैं और अच्छे से समझना चाहूं, क्या समझना चाहूं? इसको तो मैं थोड़ा और अच्छे से समझना चाहूं तो मैंने कहा समझ सकते हैं। मैंने कहा कि हमारे पास मान लो एक चार्ज है Q1, ठीक है, और एक चार्ज क्या है? Q2। मैंने कहा इनके बीच में जो फोर्स आएगा, मैंने अभी आपको बता दिया, K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये फोर्स इनके बीच में आएगा। मैंने कहा सही है, Q1 Q2 है और सेंटर टू सेंटर यानी इनके सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है वो कितनी है? वो है आपके पास भैया R। क्या है? सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है वो मैंने कहा R है। मैंने कहा इसको मैंने फर्स्ट चार्ज बोला और इसको मैंने क्या बोला? इसको मैंने सेकेंड चार्ज बोला। मैंने कहा सही है। अब देखो हमें बात क्या करनी है? हमें बात करनी है कि ये जो यहां पे ये जो फर्स्ट चार्ज है, दोनों पॉजिटिव चार्ज मान रखा है मैंने, तो फर्स्ट चार्ज सेकंड चार्ज के ऊपर ऐसे फोर्स लगाएगा। बोलो हाँ कि ना? ठीक है, ऐसे फोर्स लगाएगा, यानी इसको दूर भगाना चाहेगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट। क्या हो जाएगा? फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट। फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट, ठीक है, इसको मैंने ऐसे बोला। और सेकंड वाला इस पे ऐसे फोर्स लगाएगा, तो ये हो जाएगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। क्या हो जाएगा? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। मैंने कहा सही है। अगर मैं फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 की वैल्यू निकालना चाहूं, क्या निकालना चाहूं? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 की वैल्यू निकालना चाहूं, देखो मैंने कहा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 की वैल्यू निकालना चाहूं तो उस फॉर्मूले से K तो हमारे पास कांस्टेंट ही रहेगा। Q1 और Q2 यहां पे दोनों चार्जेस सेम ही है, तो Q1 इंटू Q2 बाई डिस्टेंस भी कितना है? R स्क्वायर, तो यही आएगा। मैंने कहा अगर मुझे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 निकालना, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इस चार्ज पे इसकी वजह से फोर्स अगर निकालना हो तो वो भी हो जाएगा K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। मैंने कहा ये दोनों फोर्सेज, मैंने देखा कि ये दोनों फोर्सेज क्या है? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इज इक्वल टू फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। क्या आ रहा है? फोर्स, यहां से मैं देख सकता हूं क्या आ रहा है? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इज इक्वल टू फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, यानी इस पे जितना फोर्स लग रहा है उस पे इस पे उतना भी फोर्स लग रहा है, लेकिन यहां पे डायरेक्शन अलग है। यानी ये अगर मान लो यहां पे फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इस साइड है, ठीक है, और फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इस साइड है, यानी कि दोनों इक्वल फोर्सेज तो हैं बट अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर मैं वेक्टर में लिखूंगा, ठीक है, क्या लिखूंगा वेक्टर में? तो यहां पे एक माइनस साइन लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा? एक माइनस साइन लगा दूंगा कि हमारे पास जो फोर्सेज हैं वो इक्वल एंड अपोजिट हैं। क्या है? यहां पे लिख सकता हूं कि फोर्सेज आर इक्वल एंड अपोजिट। क्या है? इक्वल एंड अपोजिट। अब ये इससे कहीं ना कहीं मुझे पता चल रहा है कि ये एक्शन रिएक्शन पेयर है। क्या है? एक्शन रिएक्शन पेयर है, यानी कि न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो कर रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या है? एक्शन रिएक्शन पेयर है भैया, ये हमारे पास होते हैं एक्शन रिएक्शन
पेयर। मैंने कहा सही है, ये जो फोर्सेज है हमारे पास ये एक्शन रिएक्शन पेयर होता है, इससे ज्यादा आपसे पूछा नहीं जा सकता, इसीलिए मैं सारी चीजें यहां पे बता दे रहा हूं कि ये हमारे पास क्या होते हैं, एक्शन रिएक्शन पेयर होते हैं। अब मैंने एक चीज बोला कि हमारे पास ये जो फोर्स होता है, ये जो कूलम्स फोर्स होता है, मैं बताता चल रहा हूं सारी चीज क्या होता है। कूलम्स फोर्स जो होता है भैया, ये क्या होता है, ये होता है आपके पास सेंट्रल फोर्स। क्या होता है, सेंट्रल फोर्स, यानी सेंटर टू सेंटर फोर्स होता है, और पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड होता है। किसके लिए वैलिड होता है, पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड होता है। मैंने कहा ठीक है, ये पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड होता है। अगर मैं एक चीज और बात करूं, मैंने आपको बताया कि मान लो ये Q1 है आपके पास, और ये क्या है, Q2 है, और इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, R है। ये जो फोर्स आया था वो आपके पास क्या था, KQ1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब K की बात कर ले तो K हमारे पास होता है किसके लिए, मैं एयर फॉर एयर या वैक्यूम के लिए ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं, एयर या वैक्यूम के लिए ले रहा हूं। तो K की वैल्यू हमारे पास होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहां पे हमारे पास जो एप्सिलॉन नॉट होता है वो होता है परमिटिविटी। क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम। ठीक है, क्या होता है, फ्री स्पेस या वैक्यूम होता है। जो परमिटिविटी होता है वो फ्री स्पेस या वैक्यूम का होता है। और इसकी वैल्यू जहां तक मुझे याद है, मैं शायद थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूं, वो होती है 8.85 इंटू 10⁻12। ठीक है, क्या होती है, 8.85 इंटू 10⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। क्या होता है, 8.85 इंटू 10⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसकी वैल्यू होती है, एप्सिलॉन होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम, और इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻12 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। ठीक है, और K की जो वैल्यू होती है यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 9 इंटू 10⁹। क्या होता है, 9 इंटू 10⁹। किसके लिए, फॉर एयर या वैक्यूम के लिए होता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो बच्चों ये होता है हमारे पास क्या, F इक्वल टू KQ1 Q2 बाई R स्क्वायर। एयर या वैक्यूम के लिए हमारे पास K की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम, और इसकी जो वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये हमारे पास होता है कूलम्स लॉ के बारे में। ठीक है, क्या होता है, ये हमारे पास होता है कूलम्स लॉ। अब इसके बाद हमारे पास क्या आता है, हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। अब बच्चों एक बार क्वेश्चंस खुद से ट्राई करो, फिर मैं करवाता हूं ये क्वेश्चंस क्या दे रखे हैं। ठीक है, क्वेश्चंस अच्छे हैं। चलो बच्चों, क्वेश्चन हमारे पास सबसे पहला दे रखा है, क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में। ठीक है, देखते हैं। ये क्वेश्चन में दे रखा है कि 2 आइडेंटिकल मेटल स्फीयर्स, हमारे पास 2 आइडेंटिकल मेटल स्फीयर है। ठीक है, मान लो ये हमारे पास 2 आइडेंटिकल मेटल स्फीयर, जिसपे एक पे कितना चार्ज है, 60 कूलम चार्ज है, और एक पे कितना है, -20 कूलम चार्ज है। कितना है, 60 कूलम और -20 कूलम चार्ज। दे आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट, ये इनको हमने क्या पास में लेके आया, यानी आपस में लाके जोड़ दिया। ठीक है, क्या कर दिया, जोड़ दिया, एंड देन सेपरेटेड बाई 10 सेंटीमीटर। और इसके बाद हमने क्या किया, इनको 10 सेंटीमीटर से सेपरेट कर दिया। क्या कर दिया, 10 सेंटीमीटर से सेपरेट कर दिया। मान लो ये 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर से सेपरेट कर दिया। कह रहा है फोर्स बिटवीन देम हमें निकालना है। अब 60 कूलम था, 20 कूलम था, जब इस पे हम लेके आएंगे, इनको चिपका देंगे। ठीक है, मेटल स्फीयर है, आइडेंटिकल है, तो इनमें चार्जेस क्या हो जाएंगे, शेयर हो जाएंगे, यानी चार्जेस फिर से अरेंज हो जाएंगे। तो दोनों पे, एक पे चार्ज कितना आ जाएगा 60 प्लस इस पे कितना है -20/2। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 60 - 20/2, यानी कि कितना आ जाएगा 20 कूलम हो जाएगा। कितना, यानी कि इस पे भी 20 आ जाएगा, कितना, इस पे भी 20 कूलम आ जाएगा, और इस पे भी कितना आ जाएगा 20 कूलम आ जाएगा। ठीक है, अब अगर मुझे फोर्स निकालना है तो फोर्स आपके पास होता है K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। यही होता है फोर्स इज इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। मैंने कहा K हमारे पास कितना होता है 9 इंटू 10⁹, और Q1 हमारे पास कितना है 20, और Q2 हमारे पास कितना है 20 अपॉन R की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर है। क्या है, 10 सेंटीमीटर। इसको लिख सकते हैं 10 इंटू 10⁻²। क्या लिख सकते हैं, मीटर में ऐसा करेंगे, और इसका स्क्वायर। मैंने कहा सही, इधर लेके आओ बच्चों। तो फोर्स हमारे पास क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा 9 इंटू 10⁹ इंटू 4 इंटू 10⁻²। क्यों, क्योंकि 20 4 400 हो जाएगा, तो उसको लिख सकते हैं 4 इंटू 10⁻² अपॉन ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻² इंटू 10⁻, ये हो जाएगा 10⁻²। ठीक है, इसका स्क्वायर करोगे नीचे तो 10⁻² इंटू 10⁻⁻4 ये हमारे पास हो जाएगा। मैंने कहा सही है। फोर्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 इंटू 4 36 इंटू 10⁻11 अपॉन ये यहाँ पे नीचे आ जाएगा 10⁻², यानी कि हमारे पास आ जाएगा 36 इंटू 10⁻13 न्यूटन। कितना आ जाएगा 36 इंटू
13 न्यूटन हमारे पास आ जाएगा, यानी ऑप्शन है यहाँ पे आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा कि जो हमारे पास फोर्स होगा बच्चों वो कितना आ जाएगा 36 इंटू 10⁻13 न्यूटन। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था, यहाँ पे बस हमें चार्जेस को एक बार फिर से रीअरेंज करना था और फोर्स की वैल्यू निकाल लेनी थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या दे रखा है। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कि 2 चार्ज पार्टिकल्स हैविंग ईच चार्ज 2 इंटू 10⁻⁸ कूलम। ठीक है, हमारे पास 2 चार्ज पार्टिकल्स है, मान लो ये 2 चार्ज पार्टिकल्स है, इनके दोनों पे क्या है, इस पे भी 2 इंटू 10⁻⁸ कूलम का चार्ज है और इस पे भी कितना है 2 इंटू 10⁻⁸ कूलम का चार्ज है। आर ज्वाइंड बाई एन इंसुलेटिंग स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड द सिस्टम इज केप्ट। ठीक है, इनको हमने एक इंसुलेटिंग स्ट्रिंग से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, और सिस्टम को एक फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल पे रख दिया। व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब देखो बच्चों, टेंशन पूछा है हमसे, यहाँ पे स्ट्रिंग में क्या पूछा है, टेंशन पूछा है। अगर स्ट्रिंग में टेंशन पूछा है तो ये 2 इंटू 10⁻⁸ कूलम है, ये 2 इंटू 10⁻⁸ कूलम है, यानी दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं। तो इस पे अगर इधर फोर्स लगेगा तो टेंशन स्ट्रिंग में तो इधर ही आएगा ना, कितना आएगा, टेंशन स्ट्रिंग में इधर ही आएगा। और टेंशन किसके इक्वल आएगा, टेंशन आपका फोर्स के इक्वल आएगा। किसके इक्वल आएगा, टेंशन आपका फोर्स के इक्वल आएगा। अब अगर टेंशन फोर्स के इक्वल आ रहा है तो फोर्स निकाले तो टेंशन पता चल जाएगा। मैंने कहा फोर्स क्या होगा, तो फोर्स होगा K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, फोर्स इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। K की वैल्यू हमारे पास क्या है 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 इंटू 10⁻⁸ इंटू 2 इंटू 10⁻⁸ हमारे पास ये है, अपॉन हमारे पास आर स्क्वायर। आर हमारे पास कितना दे रखा है 1 दे रखा है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर। मैंने कहा सही है, ये हो जाएगा 9 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि इतना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10⁻9 इंटू 10⁻⁻16 ये हो जाएगा हमारे पास। तो हो जाएगा 36 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन। कितना आ जाएगा 36 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन। यहाँ पे दे रखा है 3.6 इंटू, तो ये हो जाएगा 10⁻�6 न्यूटन। तो बच्चों हमारे पास टेंशन कितना आ जाएगा, स्ट्रिंग में फोर्स के इक्वल आएगा, जो कि हमारे पास हो जाएगा क्या 3.6 इंटू 10⁻�6 न्यूटन, यानी कि ऑप्शन है यहाँ पे आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो टेंशन होगा वो हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁻�6 न्यूटन, यानी कि ऑप्शन ये आपके पास करेक्ट आंसर यहाँ पे बच्चों आएगा। अब इसके बाद हमारे पास क्या आता है, इसके बाद हमारे पास आता है बच्चों सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। क्या आता है, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल हमारे पास यहाँ पे आता है। देखो ठीक है, अब बच्चों हमारे पास आता है सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। अब सुपर पोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है हमें ये पढ़ना है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं सुपर पोजिशन प्रिंसिपल की, तो चलो देखते हैं। मैंने कहा चलो देखते हैं सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। तो मैंने कहा कि मान लो हमारे पास एक चार्ज था यहाँ पे Q1, ठीक है, और एक चार्ज था यहाँ पे Q2। ठीक है, 2 चार्जेस रखे हुए थे, ये दोनों आपस में मस्त फोर्स लगा रहे थे। ये इसको दूर भगा रहा था, ये इसको दूर भगा रहा था। हो सकता है कि नेगेटिव हो कोई, तो एक दूसरे को पास बुला रहे हो। ठीक है, ये दोनों आपस में मस्त फोर्स लगा रहे हैं। अब क्या हुआ, मैंने कहा कि ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। देखो मैंने कहा ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, ये दोनों आपस में मस्त फोर्स लगा रहे हैं। मैंने कहा कि एक चार्ज और आ गया। क्या आ गया, अब हमने एक चार्ज और लेके आए Q3। ठीक है, अब मान लो इस चार्ज को देखें, किसको, इस चार्ज को देखें, तो ये चार्ज इस पे भी फोर्स लगाने लगा, ये चार्ज भी इस पे फोर्स लगाने लगा, क्योंकि चार्ज आ गया भाई, तो ये चार्ज इस पे भी फोर्स लगाने लगेगा। अब 2 चीजें होती हैं। सबसे पहली चीज क्या होती है, सबसे पहली चीज होती है कि भैया जो फर्स्ट वाला चार्ज था सेकंड वाले पे चार्ज पे फोर्स लगा रहा था, तो थर्ड के आने की वजह से उसमें कोई चेंज होगा कि नहीं होगा। ठीक है, फर्स्ट वाला चार्ज सेकंड वाले चार्ज पे जो फोर्स लगा रहा था, ठीक है, यानी कि मान लो अगर मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाऊं, तो मैंने कहा कि ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, तो ये इसको ऐसे फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू 1, ये हो गया फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू 1। अब यहाँ पे ये भी आ गया, तो ये लगाएगा क्या, फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू 3, ये हो जाएगा फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू 3। तो भैया पहला पॉइंट तो ये है कि ड्यू टू अनदर चार्ज देयर विल बी नो चेंज इन द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द 2 चार्जेस। ठीक है, यानी कि तीसरे चार्ज के आने की वजह से इन दोनों के बीच में, यानी Q1 और Q2 के बीच में जो फोर्स लग रहा था F21, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, ये जो फोर्स Q1 Q2 पे लगा रहा था F21, ये वाला फोर्स,
Q3 के आने की वजह से इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, Q1 इतना ही फोर्स इस पे लगाता रहेगा। लेकिन Q3 के आने की वजह से होगा क्या, Q3 एक नया फोर्स Q2 पे लगाने लगेगा। क्या, Q3 अपना एक नया फोर्स Q2 पे लगाने लगेगा। तो Q3 अगर नया फोर्स Q2 पे लगाने लगेगा तो भैया क्या होगा, Q2 पे नेट फोर्स चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Q2 पे नेट फोर्स चेंज हो जाएगा। बट ड्यू टू न्यू चार्ज, न्यू फोर्स विल कम इन प्ले। ठीक है, विल कम इन प्ले ड्यू टू विच द नेट फोर्स ऑन द चार्ज विल चेंज। ठीक है, क्या होगा, नेट फोर्स चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा, नेट फोर्स चेंज हो जाएगा। पहले नेट फोर्स केवल एक चार्ज फोर्स की वजह से था, अब इधर भी एक फोर्स आ गया तो पहले मतलब चार्ज केवल इधर ही मूव कर सकता था, अब इधर भी फोर्स आ गया तो चार्ज कुछ इधर मूव करेगा, यानी नेट फोर्स क्या होगा, चेंज हो जाएगा। खुद से एग्जांपल सोचो। मान लो क्या होता है, ठीक है, आपका कोई दोस्त होता है, आपकी दोस्ती बहुत अच्छी है, ठीक, अब कभी कभी होता है कि उसका कोई नया दोस्त बन जाता है। ठीक है, तो पहले जितना टाइम वो आपको दे रहा था अब उतना टाइम नहीं दे पाएगा। लेकिन क्या होता है, आपकी दोनों की दोस्ती के बीच में कोई भी दरार नहीं आती अगर अच्छा दोस्त रहता है। क्या, आपके दोनों की दोस्ती के बीच में कोई दरार नहीं आती अगर वो अच्छा दोस्त रहता है। लेकिन नए के आने की वजह से भाई उसका थोड़ा टाइम हो सकता है कंज्यूम हो जाए, ठीक है, उसका थोड़ा वो बिजी चलने लगे, लेकिन आप दोनों की दोस्ती के बीच में उसके आने से कोई दरार नहीं आएगी। ठीक है, ये थोड़ा एग्जाम्पल समझ सकते हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है, दरार तो आ ही जाती है लास्ट में। चलो बच्चों, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता है। मैंने दो चीज बताई, पहली चीज Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा था, एक नए चार्ज के आने की वजह से इन दोनों के बीच के फोर्स में कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कोई भी चेंज नहीं आएगा। लेकिन इस चार्ज के आने की वजह से इस पे जो नेट इस चार्ज पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये तो फोर्स इधर लगा ही रहा था और ये फोर्स इधर लगाने लगा, तो नेट फोर्स यहां पे क्या हो गया, नेट फोर्स आपका चेंज हो गया। तो ये हमारे पास क्या होता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, क्या कर लेते हैं, इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। अगर मैं क्वेश्चन आपको बताऊं यहां पे, तो मैंने कहा क्वेश्चन क्या हमारे पास, क्वेश्चन है कि मान लो आपके पास क्या, यहां पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्या है ये आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, और तीनों वर्टाइसेस पे आपके क्यू क्यू, ठीक है, क्यू चार्ज रखे हुए हैं। इसको मैंने 1 बोला, इसको मैंने 2 बोला, इसको मैंने 3 बोला। तो क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड, और इसकी साइड मान लो ए है। क्या है, ए साइड है, सबकी ए ही होगी। फाइंड नेट फोर्स ऑन थर्ड चार्ज। क्या निकालना है, नेट फोर्स निकालना है थर्ड चार्ज पे। हमें क्या निकालना है, हमें नेट फोर्स निकालना है थर्ड चार्ज पे। अब थर्ड चार्ज पे नेट फोर्स निकालना है, तो भैया अगर थर्ड चार्ज पे, इस चार्ज पे हमें नेट फोर्स निकालना है, तो सबसे पहले फर्स्ट वाला चार्ज यहां पे है, ये वाला चार्ज इस पे कुछ ऐसे फोर्स लगा होगा, बोलो, ठीक है, ये वाला चार्ज ऐसे कुछ फोर्स लगा होगा, इसको हम बोल सकते हैं क्या, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1। क्या बोल सकते हैं, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1। सेकंड वाला चार्ज इस पे कुछ ऐसे फोर्स लगा रहा होगा, तो इसको बोल सकते हैं फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2। क्या बोल सकते हैं, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2। मैंने कहा कि इन तीनों के बीच में एंगल कितना है, 60 डिग्री। ये भी 60 डिग्री होगा और ये भी कितना होगा, 60 डिग्री। तो ये भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। अब देखो दो फोर्सेज लग रहे हैं, अगर F32 की वैल्यू निकालूं, क्या निकालूं, F32 यानी फोर्स ऑन थर्ड ड्यू टू सेकंड, तो हमारे पास K तो ऑब्वियसली रहता है, Q1 यानी Q ये है आपके पास, इंटू Q2 ये भी Q है आपके पास, और इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, तो वो A है, यानी कि A स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर। क्या हो जाएगा, KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर। अगर F31 की बात करूंगा, फोर्स ऑन थर्ड ड्यू टू 1, तो ये हो जाएगा K इंटू Q, ये हमारे पास Q हो जाएगा, इंटू Q हमारे पास हो जाएगा, अपॉन हमारे पास A हो जाएगा A स्क्वायर। तो ये भी हमारे पास क्या आ गया, KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर। ठीक है, यानी मैं यहां से कह सकता हूं कि फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 इज इक्वल टू फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू F इज इक्वल टू KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर। मैंने F बोल दिया। ठीक है, अब यहां पे मैं अगर देखूं तो हमारे पास दो फोर्सेज हैं। क्या है, एक फोर्स तो ऐसे लग रहा है और एक फोर्स ऐसे लग रहा है, ये भी F यानी इक्वल है दोनों। ठीक है, दो फोर्स लग रहा है इक्वल, यानी कि 60 डिग्री पे लग रहा है। कितने पे लग रहे हैं, 60 डिग्री पे। तो इनका रिजल्टेंट कहीं यहां से जाएगा, यानी F नेट कुछ ऐसे जाएगा। अगर मैं यहां पे F नेट की बात करूं, क्या बात करूं, F नेट की बात करूं, तो उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, तो उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा होता है। मैंने कहा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। अब यहां पे हमारे पास F1 कितना है, तो वो हमारे पास है F स्क्वायर प्लस 2 इंटू F इंटू कॉस थीटा, यानी कि
cos 60 हमारे पास हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, 2f² प्लस 2 इंटू एफ स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा 2f² इंटू कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये हमारे पास हो जाएगा, कट जाएगा। और यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा 3f², क्या आ जाएगा 3f²। तो यहां से अगर मैं f नेट लिखूंगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा √3 टाइम्स f, क्या हो जाएगा √3 टाइम्स f, यानी कि √3kq² बाई a², क्या हो जाएगा √3kq² बाई a² हमारे पास यहाँ पे नेट फोर्स की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि f की वैल्यू यहाँ पे मैंने निकाला है, कितना है fkq² बाई a² आया, तो हमारे पास जो f नेट की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी √3kq² बाई a² हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन इनसे लोअर लेवल के क्वेश्चन आपके एनडीए में आएंगे। लेकिन हमें बहुत अलग लेवल पे पढ़ना है, हमें कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं छोड़ के जाना है कि ऐसा लगे कि कहीं पे भी फिजिक्स का कुछ भी छूट गया है, ठीक है। क्योंकि इंट्रो वाले सेशन में ही हमने बोला था, सर के सामने ही बोला था कि फिजिक्स जितनी पढ़ाई जा सकती है और जितनी पढ़ी जा सकती है सारी फिजिक्स पढ़ाएंगे, अपर लेवल तक, एडवांस लेवल तक, बेसिक से लेके एडवांस तक सब चलेंगे और सब कुछ पढ़ाया जाएगा। तो वो आप यहां पे देख भी सकते हो कि पढ़ाई जा रही चीज है, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास एक अगला क्वेश्चन आता है। एक अगला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि 2 चार्जेस ऑफ प्लस 200 माइक्रोकूलम एंड माइनस 200 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट द वर्टाइसेस बी एंड सी ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बच्चों, ये क्वेश्चन भी करेंगे। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 2 चार्जेस ऑफ प्लस 200 माइक्रोकूलम एंड माइनस 200, मैंने पहले एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना लिया। क्या बना लिया, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना लिया। मैंने कहा ठीक है, हमारे पास मान लो ये क्या है, ए है, ठीक है, ये क्या है, बी है, और ये क्या है, सी है। मैंने कहा 2 चार्जेस ऑफ प्लस 200 माइक्रोकूलम एंड माइनस 200 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट वर्टिसेस बी। यहाँ पे क्या रखा हुआ है, यहाँ पे प्लस 200 माइक्रोकूलम रखा हुआ है, यहाँ पे क्या रखा है माइनस 200 माइक्रोकूलम रखा हुआ है, ठीक है। अब करा एट द प्लेस्ड एट द वर्टिसेस बी एंड सी ऑफ एन इक्वेटोरियल ट्रायंगल, ठीक है, बी एंड सी पे रखा हुआ है, और ट्रायंगल एबीसी ऑफ साइड 0.1 मीटर। इसका साइड जो है वो कितना है, वो है 0.1 मीटर का। कितना है, 0.1 मीटर का। मैंने कहा सही है। द फोर्स ऑन अ चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट द वर्टेक्स ऑफ ए, यहाँ पे कितना रखा हुआ है प्लस 5 माइक्रोकूलम। अब देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को करते हैं, कैसे करेंगे। मैंने कहा इस क्वेश्चन को करेंगे, ये प्लस 200 माइक्रोकूलम है, तो इस पे, इस चार्ज पे, यहाँ पे इस चार्ज पे फोर्स कुछ ऐसे लगाएगा, ये ऐसे लगाएगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं। ये माइनस 200 माइक्रोकूलम है, यानी इस पे फोर्स कुछ ऐसे लगाएगा। कैसे लगाएगा, ऐसे फोर्स लगाएगा। मैंने कहा सही है, ऐसे फोर्स लगा रहा है। अब ये हमारे पास कितना होता है, ये होता है 60 डिग्री, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 120 डिग्री। कितना हो जाएगा 120 डिग्री। मैंने कहा कि अगर ये हमारे पास, इसको मैं क्या मानूं, इसको मैं फर्स्ट मानूं, इसको मैं सेकंड मानूं, इसको मैं थर्ड मानूं, तो ये हमारे पास क्या है, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड, ठीक है, और ये क्या है, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू थर्ड, ठीक है, ये हमारे पास है। अगर मैं यहाँ पे फोर्स ऑन फर्स्ट क्या निकालूं, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड, तो वो हमारे पास हो जाएगा के, इसको मैं बोल देता हूं क्या, के इंटू 200 इंटू 10⁻, यहाँ पे लिख देता हूं, सुनो, अभी माइक्रोकूलम लिख देता हूं। क्या लिख देता हूं, माइक्रोकूलम, ठीक है, इंटू हमारे पास क्या है 5 माइक्रोकूलम अपॉन हमारे पास क्या है 0.1 का होल स्क्वायर। मैंने कहा सही है, ये भी हमारे पास 0.1 होगा, ये 0.1 होगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल हमारे पास दे रखा है, ठीक है। अगर F13 निकालूंगा, क्या निकालूंगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, तो वो भी हो जाएगा K इंटू, अब माइनस प्लस लेना है क्योंकि डायरेक्शन हमने हिसाब से ले लिया, ठीक है, तो हो जाएगा 200 माइक्रोकूलम इंटू हमारे पास क्या है 5 माइक्रोकूलम अपॉन 0.1 का होल स्क्वायर। अब यहां पे भी देख सकते हैं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इक्वल टू फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, तो इसको मैं बोल देता हूं F, और इसको किसके इक्वल बोल देता हूं, वो बोल देता हूं मैं K इंटू 200 माइक्रोकूलम इंटू 5 माइक्रोकूलम अपॉन 0.1 का होल स्क्वायर। इसको मैंने ऐसे बोल दिया। मैंने कहा सही है। अब देखो बच्चों, ये हमारे पास आ गया। अब यहां पे देख सकते हैं कि हमारे पास दो फोर्सेज हैं, एक फोर्स तो ऐसे लग रहा है और एक फोर्स ऐसे लग रहा है। इसके बीच में एंगल कितना है 120 डिग्री। कितना एंगल है 120 डिग्री। तो इसको मैंने F बोला, इसको भी F बोला। क्या बोला, दोनों को मैंने F बोल दिया। अगर F बोल दिया तो हमारे पास जो F नेट हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा F नेट, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर, मैंने बताया था ना फॉर्मूला, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, ठीक है, प्लस 2 इंटू F इंटू cos 120 डिग्री। कितना हो जाएगा cos 120 डिग्री हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 2F स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2F स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2F स्क्वायर इंटू cos 120 की वैल्यू होती है बच्चों -1/2, ठीक है, तो ये कट जाएगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2F स्क्वायर माइनस F स्क्वायर। क्या हो जाएगा 2F स्क्वायर माइनस F स्क्वायर।
अब 2f² माइनस f² हो जाएगा अंडर रूट एफ स्क्वायर, क्या हो जाएगा अंडर रूट एफ स्क्वायर, इसको लिख सकते हो f, क्या आ जाएगा f, यानी जो आपके पास f नेट आया, क्या आया f नेट आया, वो किसके इक्वल आ गया बच्चों, वो f के इक्वल आ गया। अब f हमारे पास क्या दे रखा है, इसको निकाल सकते हो, f नेट कैसे निकाल सकते हो, f के इक्वल, तो f मैंने आपको बता रखा है k इंटू 200 माइक्रो कूलम है, तो इसको कूलम में चेंज करोगे तो हो जाएगा 200 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 5 माइक्रो कूलम दे रखा है, तो इसको लिख सकते हो 5 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन हमारे पास 0.1 दे रखा है, तो इसको मैं लिख सकता हूं क्या 0.1 का होल स्क्वायर बनेगा, सही है। 0.1 को क्या लिख सकता हूं, यहां मैं बता सकता हूं, तो 0.1 अपॉन इसको पॉइंट लगाओगे तो 10 हो जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻1, या इसको लिख सकते हो 10⁻⁻1, ठीक है। तो इसको मैं यहां पे अगर रफ कर दूं, ठीक है, ये क्या करूं हटाऊं, तो ये हमारे पास क्या लिख सकते हैं 10⁻⁻1 का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं, मैंने कहा सही है। के केवल हमारे पास होती है 9 इंटू 10⁻9 इंटू 200 और 5, यानी हो जाएगा 1000, इसको लिख सकते हैं 10⁻3 इंटू 10⁻12 अपॉन ये हो जाएगा 10⁻2, मैंने कहा सही है। ये ऊपर चला जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9 3 12 इंटू 10⁻12, ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा, और ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁻2, ये आपका कट जाएगा, यानी 9 इंटू 100 ये आ जाएगा 900 न्यूटन, कितना आ जाएगा 900 न्यूटन आ जाएगा। तो हमारे पास जो ऑप्शन डी आएगा वो आपका क्या आएगा, करेक्ट आंसर आएगा कि हमारे पास जो नेट फोर्स होगा वो कितना आ जाएगा 900 न्यूटन आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी बच्चों आपके बन सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा मतलब अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, तो इनसे छोटे छोटे क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आ सकते हैं। बट यहाँ पे हम कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए आपको पढ़ा रहे हैं कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको पूरी रहेगी, तो वहां पे कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो वो आपको डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप तो सोचोगे सर ने पढ़ा रखा है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर क्या ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, भैया ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे मैं अभी बता दे रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस बहुत कम है। मैं यहाँ पे केवल इसलिए पढ़ा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चन इसलिए पढ़ा रहा हूँ, इतने कॉन्सेप्ट इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपको एग्जाम में सारे क्वेश्चंस करके आने हैं, कुछ भी छोड़ के नहीं आना है। तो जब तक सब कुछ अच्छे लेवल पे पढ़ के नहीं जाओगे तब तक कैसा नहीं होगा कि आप सारे क्वेश्चन कर के आ पाओ। तो हमें तो अच्छे लेवल पे चलना है ना, अभी टाइम है तो पढ़ते रहो भाई। चलो अब इसका हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या आता है, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब बच्चों हमारे पास कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, तो देखो हमारे पास तीन तरीके के कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। कौन कौन से, एक तो सबसे पहले हमारे पास होता है क्या, लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब लीनियर चार्ज डेंसिटी होते हैं, मान लो कि आपके पास क्या लाइन पे यहां पे चार्जेस हैं, ठीक है, चार्जेस है, इसकी लेंथ क्या है L है, तो मैंने कहा इस पे चार्ज कितना है Q है, कितना चार्ज है Q है, तो इसको शो करते हैं लैम्डा से। लैम्डा होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, क्या होता है, लैम्डा होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो लैम्डा इज इक्वल टू Q बाई L लिख सकते हैं, लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू Q बाई L, इसको कहते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ। क्या कहते हैं, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो ये हमारे पास क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है, यानी कि टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। क्या होता है, टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। दूसरा हमारे पास क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। देखो हमारे पास होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या होता है बच्चों, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारे पास क्या होता है, मान लो हमारे पास कोई सीट है, क्या है, कोई सीट है, और इस पे हमने चार्जेस डाल दिए, ठीक है, क्या डाल दिए, इस पे हमने चार्जेस डाल दिए, और इस पे कितना चार्ज डाला है, क्यू चार्ज डाला है। इसका जो एरिया है वो कितना है, ए। क्या है, एरिया ए है। तो जो हमारे पास सिग्मा होता है वो क्या होता है, क्यू बाई ए। क्या होता है, क्यू बाई ए, यानी कि टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया, ठीक है, चार्ज पर यूनिट एरिया। इसको क्या कहते हैं, चार्ज पर यूनिट एरिया। क्या कहते हैं, चार्ज पर यूनिट एरिया। इसकी जो यूनिट होती है हमारे पास क्या होती है, कूलम पर मीटर होती है, ठीक है। इसकी क्या यूनिट होती है, कूलम पर मीटर स्क्वायर। क्या होती है, कूलम पर मीटर स्क्वायर, इसकी यूनिट होती है। तीसरा हमारे पास होता है क्या, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्या होता है बच्चों, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हमारे पास क्या होता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हमारे पास होता है, मान लो आपके पास कोई क्या है, एक स्फीयर है, क्या है, एक स्फीयर है। अगर स्फीयर है तो इसमें अगर मैंने चार्जेस को डाल दिया इसके स्फीयर में, यानी हमारे पास स्फीयर है तो उसके अंदर अगर हमारे पास चार्जेस हैं, तो स्फीयर में अगर चार्जेस हैं तो यानी कि इसके वॉल्यूम में चार्जेस है, क्या इसके वॉल्यूम में चार्जेस हैं, और हमने क्या किया है, क्यू चार्ज डाल दिया। क्या डाल दिया, क्यू चार्ज डाल दिया है। तो हमारे पास जो रो होगा, यानी हम रो से दिखाते हैं किसको, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को, तो वो हमारे पास होता है क्यू बाई वॉल्यूम। क्या होता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। क्या होता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। इसको हम कहते हैं चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। क्या कहते हैं, चार्ज पर यूनिट
वॉल्यूम, ये हमारे पास होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम बच्चों, ठीक है। क्या होता है? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। और जो इसकी एसआई यूनिट होती है वो कूलम पर मीटर क्यूब होती है। क्या होती है? कूलम पर मीटर क्यूब। तो हमारे पास तीन तरीके के चार्जेस होते हैं, एक तो लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है, एक सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है, एक वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होता है। तो हमारे पास कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन्हें कहते हैं, ठीक है। तीन तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। पहला हमारे पास है लीनियर चार्ज डेंसिटी, दूसरा है सरफेस चार्ज डेंसिटी, तीसरा है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। इन तीनों को कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को आपको पढ़ के जाना है। अब एक चीज शायद मैं कूलम्स लॉ में बताना भूल गया था, वो मैं आपको यहां पे बता दे रहा हूं, ठीक है। वो दिमाग से उतर गया था। क्या है कूलम्स लॉ में? एक चीज हमारे पास होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या होता है? या रिलेटिव परमिटिविटी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रिलेटिव परमिटिविटी। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसमें। अब मैं उसको यहां पे बता दे रहा हूं क्या होता है रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। तो रिलेटिव परमिटिविटी का कॉन्सेप्ट बस इतना सा है कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास, जैसे अभी मैं बताता हूं, देखो मैंने बताया था कि हमारे पास दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो R है। मैंने कहा इनके बीच में जो फोर्स होता है वो क्या होता है? K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर, ये होता है। मैंने कहा ठीक है। अगर मैं इनको बोलूं कि ये एयर में रखे हुए, किसमें? एयर में रखे हुए, तो इसको मैंने F नॉट बोल दिया। क्या बोल दिया? F नॉट। तो इनके पास में जो K हमें पता था कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एयर या वैक्यूम होता है हमारे पास। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर, ये हमारे पास हो जाएगा। मैंने कहा सही है। अब देखो बच्चों, ठीक है, अब मान लो कि जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मैंने आपको बताया था 8.85 इंटू 10⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। अब ऐसे बहुत सारे मीडियम है, एयर है, वाटर है, ग्लास है, माइका है, पता नहीं क्या क्या मीडियम है। तो सब मीडियम की परमिटिविटी आप थोड़े ना याद करके रखोगे, ठीक है। यहां पे लिख सकता हूं देयर आर टू मेनी मीडियम्स, ठीक है, बहुत सारे मीडियम्स हैं। वी कैन नॉट रिमेंबर द परमिटिविटी ऑफ एवरी मीडियम, ठीक है। हम सभी मीडियम की परमिटिविटी रिमेंबर नहीं कर सकते। अगर सभी मीडियम की परमिटिविटी रिमेंबर नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत लंबी वैल्यू है ना भाई, बहुत लंबी वैल्यू है। अब बहुत लंबी वैल्यू है तो क्या होगा? हम क्या करेंगे? हम एक नई चीज निकालेंगे, एक नंबर टाइप की चीज निकालेंगे जिसे हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। क्या कहेंगे? रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी आपका क्या करता है? रिलेटिव परमिटिविटी आपका करता है कि जो आपका मीडियम है, यह क्या करता है? मीडियम की परमिटिविटी को, मीडियम की परमिटिविटी को एयर या वैक्यूम की परमिटिविटी के साथ रिलेट करता है, ठीक है। क्या करता है? एयर या वैक्यूम की परमिटिविटी के साथ रिलेट कर देता है। अब अगर रिलेट कर देता है तो कैसे करता है? कैसे रिलेट करता है? मैंने कहा कैसे रिलेट करता है, तो भैया वो रिलेट करता है कैसे? हमारे पास जो रिलेटिव परमिटिविटी होता है वो होता है मीडियम की परमिटिविटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट। मैंने कहा ठीक है, ये होता है हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी। या इसको यहाँ पे मैं मीडियम की परमिटिविटी निकालूं तो हमारे पास हो जाएगा क्या? एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अगर मीडियम की परमिटिविटी निकालनी है तो रिलेटिव परमिटिविटी को एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दो। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। क्या कहते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। या इसी को कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कहते हैं इसी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। तो मैंने कहा कि हमारे पास जो एफ नॉट था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब अगर मुझसे कोई बोले कि भैया क्या लिखना है आपको? मीडियम में फोर्स लिखना है। क्या लिखना है? मीडियम में फोर्स। तो मैंने कहा कि ठीक है 1/4 पाई, और एप्सिलॉन अभी तक एयर पे फ्री स्पेस का रख रहे थे, अब मीडियम का एप्सिलॉन नॉट रख देंगे, यानी मीडियम की परमिटिविटी रखेंगे इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। मैंने कहा सही है। यहां से मैं क्या कर सकता हूं? इसको लिख सकता हूं 1/4 पाई, हमारे पास एप्सिलॉन हम क्या है? एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर, हमारे पास ये आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है। यहां से मैं ऊपर देखूं तो हमारे पास जो मीडियम का फोर्स आएगा वो क्या हो जाएगा? इसको मैं लिख सकता हूं यहां पे, इसको लिख सकता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू, इसको लिख सकता हूं 1 बाई एप्सिलॉन नॉट। मैंने कहा ठीक है। ये हमारे पास क्या दे रखा है? ये हमारे पास दे रखा है एफ नॉट। क्या दे रखा है? एफ नॉट। हमारे पास जो मीडियम का फोर्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? एफ नॉट बाई एप्सिलॉन आर। क्या हो जाएगा?
एफ नॉट बाई एप्सिलॉन आर। अब खुद से सोचो, हमारे पास जब फ्री स्पेस है, एयर है या वैक्यूम है, ठीक है, तो वहां पे ज्यादा मतलब फोर्स सबसे ज्यादा होगा। लेकिन अगर दूसरे मीडियम में चले जाओगे तो मीडियम में हमारे पास परमिटिविटी क्या हो जाएगी, मीडियम की परमिटिविटी एप्सिलॉन आर टाइम्स बढ़ जाएगी, यानी कि एप्सिलॉन आर टाइम्स उसकी परमिटिविटी बढ़ जाएगी। अब एप्सिलॉन आर टाइम्स अगर उसकी परमिटिविटी बढ़ जाएगी, इसका मतलब उन मीडियम में अगर दो चार्जेस रखोगे तो उनके बीच में फोर्स कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फोर्स कम हो जाएगा, मीडियम में फोर्स कम हो जाएगा, एयर के मुकाबले में मीडियम में फोर्स कम हो जाएगा। अब एयर के मुकाबले में अगर मीडियम में फोर्स कम हो रहा है तो कितने गुना कम होगा, तो वो जो मीडियम में फोर्स है वो एफ नॉट बाई एप्सिलॉन आर यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी गुना कम हो जाएगा। एप्सिलॉन आर टाइम्स फोर्स जो होगा मीडियम में वो कम हो जाएगा। यही हमारे पास होता है क्या, रिलेटिव परमिटिविटी का कॉन्सेप्ट। तो पूरा एक पेज पे आपको रिलेटिव परमिटिविटी का कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया है। आई होप आपको समझ में आएगा। अब इसको लिख लो, ठीक है। अब इसका हमारे पास क्या आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, ठीक है। तो मैंने यहां पे आपको समझाया। अब इसका हमारे पास आता है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बच्चों, तो यहां पे लिखा हुआ जैसा कि आप देख सकते हो, An electric field is the area around a charged object where it can push or pull other charges without touching them। ठीक है, कह रहा है कि चार्जेस के अराउंड में कुछ एरिया होता है, ठीक है। मान लो ये हमारे पास चार्जेस है, इसके अराउंड में कुछ एरिया है, मान लो यहाँ पे कोई चार्ज आया तो इसको पुश कर सकता है, इसको पुल कर सकता है, ठीक है। तो चार्जेस के अराउंड में स्पेस होता है, इट इज द स्पेस अराउंड द चार्ज इन विच इट्स एक्सपीरियंस कैन बी, मतलब जिसमें उसका एक्सपीरियंस यानी कि उसका फोर्स एक्सपीरियंस किया जा सके, उसे कहते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी चार्जेस का इलाका, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब होता है चार्जेस का इलाका, ठीक है। इलेक्ट्रिक मतलब होता है आपके पास चार्जेस, और चार्जेस का जो इलाका होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो अगर मान लो भाई मैं चार्ज हूं, अभी मैं यहाँ पे क्लास ले रहा हूं, मान लो क्या ले रहा हूं, यहाँ पे मैं क्लास ले रहा हूं, तो अभी मैं आपका रिकॉर्डिंग चल रहा है, क्या चल रहा है, रिकॉर्डिंग चल रहा है। मैंने एक मतलब क्या कहते हैं हमारे चैनल पे एक वो पढ़ा था, अरे ऐसे मैं रिकॉर्ड करा था तो शायद उसका क्या कहते हैं शॉर्ट्स पड़ा था चैनल पे। तो एक बच्चा कह रहा है कि अरे क्लास में तो बच्चे बैठे ही नहीं हैं, क्या मतलब झूठे एक्टिंग कर रहा है। तो मतलब ऐसे ऐसे बच्चे भी होते हैं। देखो भाई ये जब माइक लगी हुई है यहाँ पे, ठीक है, सामने कैमरा लगा हुआ है, यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे मतलब ब्लैक बोर्ड पे आपका मतलब क्या कहते हैं स्मार्ट बोर्ड पे चल रहा है, तो बच्चे बैठे हो चाहे ना बैठे हो हमें रिकॉर्ड करना पड़ता है, ठीक है। हमारे बहुत सारे बच्चे हैं जो यूट्यूब पे हमसे पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए हमें रिकॉर्ड करना पड़ता है। अब इतना मेंटल लेवल मतलब डेवलप करो कि पता चले कि अगर क्लास में बच्चे नहीं भी बैठे हैं तो आज का जनरेशन ऐसा आ गया है, टाइम ऐसा आ गया है कि हम बिना बच्चों को देख के भी पढ़ा सकते हैं, कैमरे को देख के पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे होते हैं कि ऐसे, उसमें उन्होंने एक वर्ड भी यूज़ किया था, वो वर्ड मैं यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है। तो अब उनको कौन जाने समझाने, वही चीज़ मैं कह रहा था, ठीक है, कि मान लो अभी मैं यहाँ पे क्लास ले रहा हूँ तो यहाँ पे कोई बच्चा आ नहीं सकता है, ठीक है, यहाँ पे आके कोई बच्चा बैठ नहीं सकता। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रिकॉर्डिंग चल रही है, इस क्लास में क्या चल रही है, रिकॉर्डिंग चल रही है। तो ये एक तरीके से ये मेरा क्या है, रीज़न है, क्या है, रीज़न है। अगर कोई बच्चा यहाँ पे अभी आके गेट खोलेगा तो यहाँ पे बाहर लोग हैं, ठीक है, उसको मना कर देंगे नहीं जाना है वहाँ पे। तो ये एक तरीके से मेरा रीज़न है, क्योंकि मुझे यहाँ पे अगर कोई बच्चा आएगा तो मेरा क्या कहते हैं, मेरा फोर्स एक्सपीरियंस कर पाएगा, क्या कर पाएगा, मेरा इन्फ्लुएंस एक्सपीरियंस कर पाएगा कि हाँ सर यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ठीक है, रिकॉर्डिंग चल रही है तो अभी अंदर नहीं जाना है, ठीक है। तो ये चीज़ होता है। ऐसे चार्जेस भी होते हैं, चार्जेस के आसपास एक इलाका होता है कि वो खुद जाके नहीं रिपेल करके आते हैं, भगा के आते हैं, ठीक है। वो क्या होता है, वो चार्जेस बैठे जहाँ पे चार्जेस रखा हो उसके आसपास एक रीजन होता है, उस रीजन में कोई भी आएगा तो उसे पता चल जाएगा पॉजिटिव चार्ज आया तो उसको भैया रिपेल हो जाएगा, यानी भागने लगेगा दूर, या नेगेटिव चार्ज आए तो पास आने लगेगा, ठीक है। ये चीज होता है। तो वही उसी चीज को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द एरिया अराउंड अ चार्ज्ड ऑब्जेक्ट इन विच इट कैन पुश, मतलब क्या, इट कैन पुश और पुल अदर चार्जेस विदाउट टचिंग देम। उनको बिना छुए हुए क्या कर सकता है, उनको पुश या पुल कर सकता है। मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इज द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। मैंने कहा कि मान लो आपके पास कोई चार्ज है क्यू, क्या है, कोई चार्ज है क्यू। अब इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को ए बोला, इस पॉइंट पे बी बोला, इस पॉइंट पे सी बोला। मैंने कहा 3 पॉइंट्स हमारे पास ए बी सी, ठीक है। मैंने कहा कि जैसे जैसे चार्जेस से दूर जाते जाओगे वैसे वैसे भाई उनका इन्फ्लुएंस तो कम होता जाएगा ना, उनका इन्फ्लुएंस क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। अब इन्फ्लुएंस कम होता जाएगा यानी कि इंटेंसिटी क्या होती है, कम होती जाएगी। तो हमें अगर इंटेंसिटी देखने की कितना ज्यादा फोर्स लगा सकते हैं उस पॉइंट पे, वो कितना फोर्स लगा सकते हैं, उसी को कहते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो होती है एफ बाई क्यू। क्या होता है, एफ बाई क्यू। ये होता है क्यू नॉट, यानी क्या होता है हमारे पास, टेस्ट चार्ज। क्या होता है, टेस्ट चार्ज। मैंने कहा सही है।
एफ बाई क्यू नॉट। एफ क्या होता है? फोर्स होता है। यहाँ पे हम किसी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो इस पॉइंट पे हम क्या रखेंगे? एक टेस्ट चार्ज रखेंगे और इसकी वजह से फोर्स निकालेंगे और उसको क्या, उसी टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे आ जाएगी। मैंने कहा सही है। अगली चीज हमारे पास क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस used to show the direction and strength of the electric field। अब भैया इलेक्ट्रिक चार्ज के अराउंड एक इलाका है, क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज के अराउंड एक इलाका है जिसमें क्या, वो किसी को भी पास बुला सकता है या दूर भगा सकता है। क्या कर सकता है? पुश या पुल कर सकता है, पास या दूर भगा सकता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए कि कैसे किसी को दूर भगाएगा, कैसे किसी को पास बुलाएगा, हमने एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया जिसे हम कहते हैं क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या कहते हैं उस कॉन्सेप्ट को? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। ये इमेजिनरी लाइंस है, यानी हमने इमेजिन करके बना ली है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे होंगी, पॉजिटिव चार्ज से ऐसे होंगी, नेगेटिव चार्ज से ऐसे होंगी। तो ये एक इमेजिनरी लाइंस है जिनको हमने सोच समझ के बनाया है। क्या किया है? हमने इनको सोच समझ के बनाया है। तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास इमेजिनरी लाइंस हैं जो किसी चार्ज के अराउंड, जैसे यहां पे देख सकते हो, यहां पे अगर मैं बीच में एक चार्ज रख दूं तो इसके अराउंड क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फैली हुई है, इनको हमने बनाया है। तो ये होती है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अराउंड अ चार्ज। अब हमारे पास क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। हमारे पास अगर मान लो कोई पॉइंट चार्ज है, मैंने कहा हमारे पास यहां पे एक क्यू पॉइंट चार्ज है और इससे मान लो हमने कहा कि आर डिस्टेंस की दूरी पे, कितने डिस्टेंस की दूरी पे? आर डिस्टेंस की दूरी पे हमने यहाँ पे एक क्यू नॉट यानी टेस्ट चार्ज निकाला, रखा। क्या रखा? टेस्ट चार्ज रखा। और ये क्या है? पी पॉइंट, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है? पॉइंट चार्ज है। क्या है? पॉइंट चार्ज है हमारे पास। अब इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस पॉइंट पी पे हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट पॉइंट पी। क्या करना है हमें? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट पॉइंट पी निकालना है। मैंने कहा सही, निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे? मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी जो होगा वो क्या होगा? वो फोर्स अपॉन क्यू नॉट होगा। क्या होगा? फोर्स अपॉन क्यू नॉट होगा। मैंने कहा फोर्स क्या हो जाएगा? इन दोनों के बीच में क्या फोर्स हो जाएगा भैया? के इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर अपॉन टेस्ट चार्ज यानी कि क्यू नॉट। मैंने कहा सही है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? के इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर इंटू क्यू नॉट। तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी आ जाएगा के इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। क्या आ जाएगा? के क्यू बाई आर स्क्वायर। क्यू हमारे पास क्या है? पॉइंट चार्ज है। क्यू क्या है हमारे पास? ये क्या है? पॉइंट चार्ज है भैया। क्या है? पॉइंट चार्ज आ गया हमारे पास। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई? के क्यू बाई आर स्क्वायर। क्या आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास के क्यू बाई आर स्क्वायर यहाँ पे आ गया। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आती है? के क्यू बाई आर स्क्वायर पॉइंट चार्ज की वजह से। मैंने कहा सही है। अगला हमारे पास चीज क्या है बच्चों? हमारे पास आ गया प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, क्या आ गया? प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। चलो अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या प्रॉपर्टीज होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की? तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है? सबसे पहली प्रॉपर्टीज क्या होती है? जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, दे ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और इंफिनिटी एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज और इंफिनिटी। ठीक है, क्या करते हैं? या तो वो पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होते हैं, यानी हमारे पास कोई पॉजिटिव चार्ज क्यू है तो इससे हमारे पास क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होती है। क्या होती है? ओरिजिनेट होती है। ठीक है, क्या होती है? पॉजिटिव चार्ज से इंफिनिट होती है और इंफिनिटी से। ठीक है, कहां से? इंफिनिटी से ओरिजिनेट होती है एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज और एट इंफिनिटी। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट तो हुई है, लेकिन जा कहां पे रही है? इंफिनिटी पे, यानी टर्मिनेट कहां पे हो रही है? इंफिनिटी पे हो रही है। अब मान लो हमारे पास कोई नेगेटिव चार्ज क्यू है, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस पे भी टर्मिनेट होती है। क्या होती है? इस पे भी आके टर्मिनेट होती है, यानी इस पे भी आके खत्म होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और इस केस में हमारे पास आ कहां से रही है? इंफिनिटी से आ रही है। कहां से आ रही है? इंफिनिटी से आ रही है। इसीलिए मैंने कहा है कि ओरिजिनेट कहां से होती है? या तो पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट हो रही है, या तो इंफिनिटी से ओरिजिनेट हो रही है, इंफिनिटी से ओरिजिनेट होकर नेगेटिव चार्ज में आ रही है, या तो टर्मिनेट होती है इंफिनिटी पे, या तो टर्मिनेट होती है कहां पे? नेगेटिव चार्ज पे। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ओरिजिनेट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज और इंफिनिटी, पॉजिटिव चार्ज या इंफिनिटी से ओरिजिनेट होती है, और टर्मिनेट कहां पे होती है? नेगेटिव चार्ज या इंफिनिटी पे होती है। अब हमारे पास दूसरा चीज क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डज नॉट फॉर्म क्लोज लूप्स। क्या नहीं फॉर्म करते हैं? वो क्लोज लूप्स नहीं फॉर्म करते हैं। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी ऐसे क्लोज लूप
नहीं फॉर्म करेंगे। क्यों नहीं फॉर्म करेंगे? अगर ऐसा फॉर्म किया, मान लो ऐसे फॉर्म किया, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन गई, ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज होगा, जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, ओरिजिनेट हो रही होंगी। क्या हो रही होंगी? ओरिजिनेट होगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है और इसी पे आके टर्मिनेट हो जा रही है। क्या हो रही है? इसी पे आके टर्मिनेट हो जा रही है, यानी पॉजिटिव चार्ज पे ही आके टर्मिनेट हो जा रही है। यहाँ पे देखो पॉजिटिव चार्ज पे ही आके टर्मिनेट हो जा रही है। तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं भाई कि पॉजिटिव चार्ज से ही ओरिजिनेट हो और पॉजिटिव चार्ज पे ही आके टर्मिनेट हो जाए। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती है और इन्फिनिटी पे, मतलब नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होती है, तो इन्फिनिटी पे टर्मिनेट होती है। तो पॉजिटिव चार्ज से ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट हुई है और पॉजिटिव चार्ज पे ही आगे टर्मिनेट हो गई। इसीलिए क्लोज्ड लूप नहीं फॉर्म करते। क्या नहीं फॉर्म करते? क्लोज्ड लूप नहीं फॉर्म करते। ठीक है। तीसरा हमारे पास क्या होता है? तीसरा पॉइंट हमारे पास होता है टेंजेंट टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट gives the direction of electric field and force both। ठीक है। अगर मान लो हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ठीक है, किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, अगर मैं इस पर किसी पॉइंट पे इसके इस पॉइंट पे मान लो टेंजेंट डाल देता हूं, इसे क्या डालते हो? टेंजेंट। ठीक है। तो इस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट डाला तो हमें क्या देगा? इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक टेंजेंट टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स बोथ। ठीक है। इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन देगा और इलेक्ट्रिक फोर्स की भी डायरेक्शन देगा। तो टेंजेंट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पे आप टेंजेंट डालते हो तो वो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन देगा और इलेक्ट्रिक फोर्स की भी डायरेक्शन देगा। दूसरा होता है हमारे पास चौथा, अगला पॉइंट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास होता है बच्चों क्या? ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट होता है कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है। नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज इफ दे डू सो, क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं देन देयर विल बी two tangent at one point which will give two possible direction of electric field at same point which is not possible। क्या कह रहा है कि मान लो अगर तो आपके पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे हैं, ठीक है, इंटरसेक्ट कर गई। क्या कर गई? इंटरसेक्ट कर गई। तो एक पॉइंट पे दो टेंजेंट डाल सकते हो। ठीक है। क्या कर सकते हो? दो टेंजेंट डाल सकते हो, ऐसे दो टेंजेंट डाल सकते हो, यानी कि एक टेंजेंट तो इस तरफ डायरेक्शन बता रहा है, एक इस डायरेक्शन, यानी कि एक ही पॉइंट पे भैया दो डायरेक्शन। ठीक है। एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के, एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन, वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना, वो तो पॉसिबल ही नहीं। वही चीज लिखा है, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज इफ दे डू सो देन देयर विल बी टू टेंजेंट एट वन पॉइंट। दो टेंजेंट एक पॉइंट पे होंगे which will give two possible direction, जो कि दो पॉसिबल डायरेक्शन देगा ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेम पॉइंट विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है। वो तो पॉसिबल ही नहीं है भाई। ये चीज हमारे पास हो गई। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज में? ठीक है। पांचवा हमारे पास आता है कि हायर द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस higher will be the intensity of electric field at that point। क्या होगा? higher the density of electric field lines, higher will be the intensity of electric field at that point। जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, यानी मान लो अगर ऐसे कुछ है, ठीक है, ऐसा कुछ है, इस पॉइंट पे देखोगे और इस पॉइंट पे देखोगे, ठीक है, यहां पे डेंसिटी, यानी यहां पे अगर मैं बोल दूं क्या ई पावर ई ए है आपके पास और ये क्या है ई बी है, ठीक है, तो यहां पे डेंसिटी क्या है? ज्यादा है, यहां पे डेंसिटी कम है, तो यहां पे इंटेंसिटी भी आपका ज्यादा होगा और यहां पे इंटेंसिटी भी कम होगा। यानी जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज्यादा होती है, जैसे यहां पे डेंसिटी ज्यादा है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी ज्यादा होती है, जहां पे डेंसिटी कम होती है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी कम होती है। अब यहां पे हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन क्या दे रखा है?
आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हमें यहाँ पे क्या करना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। चलो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहला कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एट नेगेटिव चार्ज। ये तो सही चीज है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर टुगेदर वेयर द फील्ड इज बिगर। कह रहा है कि जहां पे मान लो जो क्लोजर टुगेदर होती है, जहां पे फील्ड बिगर होता है, मैंने आपको अभी बताया है, ठीक है। क्या होता है कि मान लो जहां पे डेंसिटी ज्यादा है वहां पे इंटेंसिटी भी ज्यादा है, जहां पे डेंसिटी कम है वहां पे इंटेंसिटी कम है। यहां पे कह रहा है कि क्लोजर टुगेदर वेयर द फील्ड इज बिगर। क्लोज होती है जहां पे फील्ड बिगर होती है भैया, वहां तो मजबूत होती है। तो यही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। सी हमारे पास द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो इन अ स्टेट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये भी सही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर क्या होती है, जीरो होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट, ये भी सही है, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आएगा, यानी कि सही ऑप्शन बी ऑप्शन करेक्ट आंसर आपका आएगा। चलो बच्चों, अब हमारे पास क्या आता है, अब हमारे पास आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या आता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। चलो अब इलेक्ट्रिक डाइपोल देखते हैं, ठीक है। अब बच्चों में हम देखते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, मैंने कहा कि अगर आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल समझना है, ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि टू इक्वल चार्जेस, टू इक्वल एंड two equal charges of same magnitude but of opposite sign separated by a small distance। क्या करते हैं, स्मॉल डिस्टेंस। हमारे पास मान लो दो इक्वल चार्जेस है, यानी इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्जेस है। यानी हमारे पास क्या है, एक माइनस क्यू है, ठीक है, और एक क्या है, प्लस क्यू है। क्या है, माइनस क्यू और प्लस क्यू है, यानी दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। और इन पे जो साइन है, यानी इस पे नेगेटिव चार्ज, ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज, यानी दोनों अपोजिट साइन के, ठीक है। और इनको हमने एक स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट कर दिया। क्या कर दिया, इनको हमने स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट कर दिया। ये डिस्टेंस मैंने क्या बोला, ये डिस्टेंस मैंने बोला कि ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 2l है। क्या है, 2l, ठीक है। यहां से यहां तक की दूरी l है और यहां से यहां तक की दूरी l है। इसे हम कहते हैं क्या, इस पॉइंट को कहते हैं सेंटर। क्या कहते हैं, सेंटर, ठीक है। इस पॉइंट को कहते हैं सेंटर। तो यहां पे हमारे पास जो डाइपोल मोमेंट होता है, क्या होता है, डाइपोल मोमेंट जिसे हम P कहते हैं, Q इंटू 2l होता है। क्या है, तो है Q इंटू 2l, यानी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लो, क्या, इनमें से दोनों में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लो और उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो हमारे पास क्या आ जाता है, डाइपोल मोमेंट आ जाता है। क्या आ जाता है भैया, डाइपोल मोमेंट आ जाता है। ये हमारे पास होता है क्या, डाइपोल मोमेंट होता है। मैंने कहा सही है। इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, कूलम मीटर। क्या होती है, कूलम मीटर होती है। मैंने कहा ठीक है। अब इसका जो डायरेक्शन होता है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्या होती है, ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी, क्या होगी, डायरेक्शन वो होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव। क्या होती है, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, यानी डायरेक्शन आपकी कुछ ऐसे होती है। क्या होती है, डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज आपकी डायरेक्शन होती है, यानी नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज की तरफ डायरेक्शन होती है। यही होता है आपके पास क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल, कि टू इक्वल चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड बट ऑफ अपोजिट साइन सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है, इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्जेस हो लेकिन साइन उनका क्या हो, अपोजिट हो, एक स्मॉल डिस्टेंस से उनको हमने सेपरेट करा है। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। इनका डायरेक्शन क्या होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। P इक्वल टू होता है Q इंटू 2l हमारे पास होता है, कूलम मीटर इसके होता है, डाइपोल मोमेंट मतलब ये हमारे पास होता है। अब इसके हमारे पास क्या आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। क्या आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल हमें पढ़ना है बच्चों। क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। तो हमें दो पोजीशन पे पढ़ना, पहला क्या पढ़ना है, पहला पढ़ना है हमें एट एक्सियल पोजीशन। क्या पढ़ना है, एट एक्सियल पोजीशन ऑफ डाइपोल। क्या पढ़ना है, एट एक्सियल पोजीशन ऑफ डाइपोल। हमें सबसे पहले पढ़ना है कि एक्सियल पोजीशन ऑफ डाइपोल पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, ये हमें बताना है। चलो बच्चों, अब हमें बताना है कि एट एक्सियल पोजीशन ऑफ डाइपोल। मैंने कहा कि ठीक है बताते हैं। मैंने कहा कि मान लो ये हमारे पास क्या है, माइनस क्यू है, ये क्या है, प्लस क्यू है। ठीक है, क्या है, माइनस क्यू है, प्लस क्यू है। मैंने कहा सही है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास यहां से यहां तक की डिस्टेंस l है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस l है। मैंने कहा एक्सियल पोजीशन पे, यानी कि इसी एक्सिस पे कहीं पे कोई पॉइंट है क्या, P। क्या है, P पॉइंट पे।
इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। क्या बतानी है? इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, और इसकी जो डिस्टेंस है सेंटर से वो कितनी है? वो है आपके पास x है। क्या है? वो है आपके पास x। मैंने कहा ठीक है। अब देखो, अगर x पे हमें बताना है तो हमारे पास क्या होता है? हमारे पास जो आता है वैल्यू, वो क्या आता है? वो हमारे पास आता है बच्चों, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P भी बोल सकते हो, वो हमारे पास हो जाता है 2 इंटू के हमारे पास कांस्टेंट होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी हमारे पास क्या होता है भैया? डाइपोल मोमेंट होता है, अपॉन एक्स क्यूब क्या आता है? 2kp बाई एक्स क्यूब हमारे पास आता है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, ठीक है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस जो आता है, क्या आता है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस आता है, वो क्या आता है? 2kp बाई एक्स क्यूब। क्या आता है भैया? 2kp बाई एक्स क्यूब। मैंने कहा ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या होता है? दूसरा हमारे पास होता है एट इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक है। यहां पे हमारे पास दूसरा होता है, दूसरा जो होता है एट इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक है। इक्वेटोरियल पोजीशन पे हमारे पास होता है। अब इक्वेटोरियल पोजीशन पे हमारे पास क्या होता है? ठीक है, तो मान लो हमारे पास क्या नेगेटिव चार्ज ऐसे है Q माइनस क्यू, ठीक है, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। ये क्या होता है? नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। मैंने कहा इनके बीच में जो डिस्टेंस है, यहाँ पे सेंटर है, ये हमारे पास कितना है? L है। ये हमारे पास क्या है? L है। मैंने कहा ठीक है, ये L है, ये L है, और यहाँ से x डिस्टेंस ऊपर, कितना? x डिस्टेंस ऊपर इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी। क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये थीटा है तो ये भी आपके पास क्या होता है? थीटा होता है। मैंने कहा कि इस पॉइंट, यानी ये पॉइंट P है, यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकालनी है वो निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपकी नेट आती है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट कुछ इस डायरेक्शन में आती है। क्या आती है? इलेक्ट्रिक फील्ड नेट कुछ इस डायरेक्शन में आती है। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P आएगा, वो क्या आता है? वो आता है kp बाई एक्स क्यूब। क्या आता है? kp बाई एक्स क्यूब, ठीक है। क्या आ जाता है बच्चों? kp बाई एक्स क्यूब आ जाता है। के हमारे पास क्या होता है? के हमारे पास वही चीज है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। P क्या होता है हमारे पास? Q इंटू 2L। क्या होता है? Q इंटू 2L डाइपोल मोमेंट है। X क्या है? X ये वाली डिस्टेंस यानी सेंटर से उस पॉइंट की डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाता है kp बाई एक्स क्यूब। क्या हो जाता है बच्चों हमारे पास? kp बाई एक्स क्यूब। हमारे पास होता है एक्सियल पोजीशन में 2kp बाई एक्स क्यूब, और इक्वेटोरियल पोजीशन में क्या होता है? kp बाई एक्स क्यूब। अब यहाँ पे एक चीज देख सकते हो कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे कभी कभी माइनस भी लगाते हैं जब वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। किस में लिखते हैं? वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर ऐसे वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हो तो यहाँ पे ऐसे सिंपली लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे जब वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हो, क्योंकि डाइपोल मोमेंट के अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहाँ पे एक माइनस भी लगाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है माइनस kp बाई एक्स क्यूब। क्या हो जाता है? माइनस kp बाई एक्स क्यूब मैंने होता है, ठीक है। ये हमारे पास हो जाता है। चलो बच्चों, अब इसके हमारे पास क्या आता है? इसके हमारे पास आता है टॉर्क ऑन डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डाइपोल को रखा गया, क्या रखा गया? किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, मान लो हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और वहां से हमने किसी डाइपोल को रखा है, ठीक है। मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ से पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है, क्या निकलती है? पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है, नेगेटिव पे जाती है, ठीक है। यही होता है। अगर मैंने कहा कि यहाँ पे मान लो कोई डाइपोल हमने ऐसे रख दिया, ठीक है, क्या रख दिया है? डाइपोल ऐसे रख दिया है। ये हमारे पास क्या है? माइनस क्यू है। ये हमारे पास क्या है? प्लस क्यू है। इस पे इधर फोर्स लगेगा, इस पे इधर फोर्स लगेगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? इसके बीच में मान लो एंगल थीटा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। ये हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। यहाँ पे बता देता हूँ, ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये क्या है? डाइपोल मोमेंट है। क्या है? डाइपोल मोमेंट है, क्योंकि नेगेटिव माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होता है। तो डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है? थीटा है। तो मैंने कहा जो टॉर्क होता है वो क्या होता है? वो होता है P क्रॉस E। क्या होता है? P क्रॉस E, या इसको हम लिख सकते हैं क्या? PE साइन थीटा। क्या लिख सकते हैं? PE साइन थीटा। P क्या होता है आपके पास? डाइपोल मोमेंट होता है। क्या होता है? डाइपोल मोमेंट होता है बच्चों। क्या होता है? डाइपोल मोमेंट होता है। तो P क्रॉस E जो हमारे पास होता है वो क्या होता है? टॉर्क होता है। जब कोई हमारे पास डाइपोल क्या होता है, किसमें हम प्लेस करते हैं? किसमें? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो हमारे पास जो मतलब क्या कहते हैं? टॉर्क आता है, वो आता है P क्रॉस E, या इसे कहते हैं PE साइन थीटा। क्या कहते हैं? PE साइन थीटा। P हमारे पास होता है डाइपोल मोमेंट। क्या होता है? डाइपोल मोमेंट। मैंने कहा सही बच्चों। अब इसका हमारे पास क्या जाती है? अब जो मेन चीज आती है वो आती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या आती है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। 1 घंटा 12 मिनट की वीडियो हो गई है। अब देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बेसिक सा डेफिनेशन हमेशा याद रखना कि इट गिव्स अस आइडिया अबाउट द टोटल नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग अ सरफेस एरिया, ठीक है। क्या करते हैं? क्रॉसिंग अ सरफेस एरिया। यह हमें किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देता है? यह हमें इंफॉर्मेशन देता है इट गिव्स अस आइडिया अबाउट द टोटल नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग अ सरफेस एरिया। हमें इंफॉर्मेशन देता है कि टोटल नंबर ऑफ कितनी लाइंस हैं
जो किसी सरफेस एरिया को क्रॉस कर रही है। ठीक है, मान लो अगर हमारे पास यहां पे ये हमारे पास कोई ऐसे सरफेस एरिया है। ठीक है, क्या है बच्चों, ये हमारे पास कोई सरफेस एरिया है और इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो कुछ ऐसे होगा। ठीक है, क्या होगा, एरिया वेक्टर कुछ ऐसे होगा। मैंने कहा ठीक है, अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना, थीटा है, तो हमारे पास जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है, वो होता है ई डॉट ए। क्या होता है, ई डॉट ए, या इसी को लिख सकते हैं क्या, ई ए कॉस थीटा। क्या होता है, ई ए कॉस थीटा। थीटा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल। क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल हमारे पास क्या होता है, वो थीटा होता है। ठीक है, तो हमारे पास यही फॉर्मूला होता है, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, और ई ए कॉस थीटा हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मतलब हमारे पास क्या यूनिट क्या हो जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की हमारे पास यूनिट क्या होती है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड की हमारे पास होती है न्यूटन पर कूलम। क्या होती है, न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, कुछ ऐसे होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे यूनिट आप मत याद रखो। ठीक है, अभी यूनिट मत याद रखो। ठीक है, इसको आगे चल के हम बताएंगे। चलो ठीक है, हमारे पास केवल हमें फॉर्मूला याद रखना है कि फाई इक्वल क्या होता है, ई डॉट ए, यानी ई ए कॉस थीटा होता है। अब इसके बाद हमारे पास इसके लिए एक क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, क्वेश्चन क्या दे रखा है कि इफ द इंटेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन एज, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, 8i कैप प्लस 8j कैप प्लस 1k कैप। ठीक है, न्यूटन पर कूलम दे रखा है, क्या दे रखा है, न्यूटन पर कूलम दे रखा है। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस एस, हमें सरफेस भी दे रखा है, कितना दे रखा है, 10i कैप मीटर स्क्वायर। क्या दे रखा है, 10i कैप मीटर स्क्वायर दे रखा है। हमसे पूछा इसको ए बोल दें, इसको ए बोल दें, मैंने कहा ठीक है। हमसे पूछा है कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो हम अगर यहाँ पे ई डॉट, हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, तो हो जाएगा क्या, ई डॉट ए। क्या हो जाएगा, ई डॉट ए, तो 8i कैप प्लस 8j कैप प्लस 1k कैप। ठीक है, ये हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट इसके साथ 10i कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप, इसके साथ हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास क्या, 80। ठीक है, इसका हो जाएगा आई डॉट आई आपका 1 हो जाएगा, प्लस ये 0 प्लस ये 0, यानी कितना आ जाएगा, 80 आपका आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम आपका आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, 80 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम आपका आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा कि हमारे पास जो फ्लक्स आएगा वो आएगा 80 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब इसके बाद हमारे पास बच्चों क्या आता है, इसके बाद हमारे पास आता है गॉस लॉ। क्या आता है, गॉस लॉ। अब गॉस लॉ क्या होता है, ठीक है, तो गॉस लॉ कहता है कि मान लो हमारे पास कई सारे चार्जेस रखे हो, मान लो हमारे पास कोई एक गॉसियन सरफेस है। क्या है, ये हमारे पास है गॉसियन सरफेस। क्या है, गॉसियन सरफेस। तो अगर हमारे पास ये गॉसियन सरफेस है और हमारे पास यहाँ पे कई रखे, एक Q1 चार्ज है, एक Q2 चार्ज है, एक Q3 चार्ज है और एक क्या है, Q4 चार्ज है। ठीक है, और यहाँ पे एक बाहर क्या चार्ज है, Q5 चार्ज है और एक Q6 चार्ज है, एक Q7 चार्ज है। तो कह रहा है कि किसी पॉइंट पे, ठीक है, हमारे पास जो टोटल फ्लक्स होगा, क्या होगा, टोटल फ्लक्स होगा, वो हमारे पास क्या होगा, वो होगा ई डॉट डी एस। क्या होगा, इसको अगर मैं डी एस मान लूँ, इसके यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई मान लूँ, ठीक है, तो टोटल फ्लक्स होगा ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या होगा, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये क्या कह रहा है, ठीक है, इस पॉइंट पे मैंने फ्लक्स देखा तो वो होगा क्या, ई डॉट डी एस। क्या होगा, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है हमारे पास, गॉसियन सरफेस है भैया, ये क्या है, गॉसियन सरफेस है। अब क्यू इन क्या है, क्यू इन क्या है, चार्ज इनक्लोज्ड इनसाइड गॉसियन सरफेस। क्या है, चार्ज इनक्लोज्ड इनसाइड गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज इनक्लोज्ड है वो है। ठीक है, तो Q1 Q2 Q3 Q4 उनको ऐड करके लिखना होता है, यानी कि इसको लिख सकते हैं यहां पे क्या, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा। मैंने कहा सही है। अब देखो ये क्या है हमारे पास, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू केवल अंदर वाले चार्जेस की वजह से होगा कि सबके चार्जेस की वजह होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ड्यू टू ऑल चार्जेस। क्या होगा, ड्यू टू ऑल चार्जेस होगा। भाई ये बाहर वाले चार्जेस की वजह से भी मिला के इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, किसकी वजह से, बाहर वाले चार्जेस की वजह से भी मिला के इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ड्यू टू ऑल चार्जेस है। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है टोटल फ्लक्स। क्या होता है, टोटल फ्लक्स। इसको क्लोज इंटीग्रल भी बोलते हैं, क्या सरफेस इंटीग्रल भी बोलते हैं। तो टोटल फ्लक्स इक्वल होता है ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास होता है गॉस लॉ। क्यू इन में हमें क्या रखना होता है, हमारे पास जो इनक्लोज चार्ज होता है वो हमें रखना होता है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें पता है, एक चीज लिख देते हैं, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट डी एस इज इक्वल टू
क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। मैंने कहा ठीक है, ये हमारे पास होता है। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है कि हमें यहाँ पे कह रहा है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू फ्लक्स ऑफ दी चार्ज थ्रू द सरफेस एस इज, ठीक है। इस सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या हो जाएगा, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू इन क्या है, एक हमारे पास प्लस क्यू है, ठीक है, तो क्यू इन में लिख सकते हैं क्या, क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू, ठीक है, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू क्यू 2Q 3Q 4Q, ये हो जाएगा 4Q माइनस 2Q अपॉन एप्सिलॉन, ये हो जाएगा क्या, 2Q बाई एप्सिलॉन। यानी टोटल फ्लक्स हमारे पास कितना आ गया, 2Q बाई एप्सिलॉन नॉट। यानी हमारे पास टोटल फ्लक्स आ जाएगा ऑप्शन ए 2Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ पे टोटल फ्लक्स कितना आ जाएगा, 2Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे क्यू इन आपको रखना होता है, क्या, इनसाइड जो इनक्लोज चार्ज है वो आपको रखने होते हैं। अब इसके बाद हमारे पास एक चार्ज क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन क्या दे रखा है, एन इलेक्ट्रिक चार्ज हैविंग मैग्नीट्यूड Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड L, ठीक है। हमारे पास एक क्यूब है, ऐसे क्या है, क्यूब है हमारे पास मान लो, ठीक है, जिसके क्या हमारे पास जिसका साइड क्या है, L है, यानी क्यूब है तो सबका साइड सब सारी लेंथ क्या होंगी, L ही होंगी, क्या होंगी, L होंगी, ठीक है। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी वन ऑफ इट्स फेसेस, ठीक है। इसके सेंटर पे हमने एक चार्ज रखा है, क्या, क्यू रखा है एक चार्ज, ठीक है। इसके किसी एक फेस से, मान लो इस फेस से हमसे क्या पूछा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा है, क्या पूछा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा है। तो हमें पता है कि ये हमारे पास एक गॉसियन सरफेस है, क्या है, एक गॉसियन सरफेस है। तो टोटल फ्लक्स जो होगा वो क्या होगा, टोटल फ्लक्स होगा, यानी सभी फेसेस से, 6 फेसेस होते हैं, क्या होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। तो 6 फेसेस से जो टोटल फ्लक्स निकलेगा वो कितना निकलेगा, वो निकलेगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि चार्ज कितना इंक्लोज है, क्यू है, ठीक है। तो एक फेस से कितना निकलेगा, एक फेस से कितना निकलेगा, वो निकलेगा क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। कितना निकलेगा, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। भाई क्यू चार्ज इसके अंदर है, गॉसियन सरफेस है, 6 फेसेस से फ्लक्स निकल रहे हैं, तो 6 फेसेस से अगर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट निकल रहे हैं तो एक फेस से कितना निकलेंगे, तो वो निकलेंगे क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्वेश्चन भी हमारे पास गॉस थ्योरम का था, ठीक है बच्चों। तो यहां पे हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स खत्म होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा ये लेक्चर, ठीक है। अगर समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि लेक्चर कैसा लगा, ठीक है। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट क्लास में। अब यहां पे आपका क्या काम है, आपको ये बताना है कि लेक्चर कैसा लगा आपको, जो चीजें मैंने समझाई वो समझ में आया कि नहीं आया, क्वेश्चन अच्छे लगे कि नहीं अच्छे लगे, ठीक है। तो ये लेक्चर, ये चैप्टर आपका प्रिपेयर हुआ कि नहीं हुआ, एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा कि जिससे उनको भी हेल्प मिल सके। और बने रहिए A4S हब के चैनल पे, ठीक है। मिलते हैं बहुत ही जल्द, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।